पिछले दिन तक हम लोगों ने बात किया था, दो टर्म था। एक था स्पेसिफिक हीट और एक था क्या, लेटेंट हीट। हम लोग दो टर्म पे बात किए थे। दो टर्म में थी एक अपनी स्पेसिफिक हीट और एक थी क्या, लेटेंट हीट। दोनों हीट में हम लोगों ने जो फॉर्मूला देखा था वो क्या देखा था, स्पेसिफिक हीट इक्वल टू हम लोग क्या देखा था, एम डेल्टा टी। ये क्या था, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। और ये था क्या, ये जो टर्म था ये था क्या आपका, required to change the temperature. It required to change the temperature without changing phase. मतलब कि बिना फेज चेंज हुए टेम्परेचर बढ़ाने के लिए जो हीट रिक्वायर्ड है, उस हीट को हम लोगों ने क्या बोला था, स्पेसिफिक हीट बोले। बात समझ में आ रहा है। और एक दूसरी टर्म थी क्या अपने लिए, एक दूसरी टर्म थी अपने लिए क्या, जिसको हम लोगों ने क्या बोला था, लेटेंट हीट। ये लेटेंट हीट क्या चीज था भाई, तो लेटेंट हीट था क्या, Q इक्वल टू एम टाइम्स एल, जहां पर एम मास ऑफ द सब्सटेंस था और एल था क्या, लेटेंट हीट कैपेसिटी। बातें समझ में आ रही है। और ये हीट का क्या काम था भाई, इस हीट का काम था क्या, रिक्वायर्ड टू हीट रिक्वायर्ड टू चेंज द फेज ऑफ अ सब्सटेंस। किसी भी सब्सटेंस का फेज चेंज करने के लिए जितनी हीट की जरूरत होती है एट कांस्टेंट टेम्परेचर, एट कांस्टेंट टेम्परेचर, कि जब हम किसी भी सब्सटेंस के फेज को चेंज करना चाह रहे हैं, मतलब कि हम उसके सॉलिड स्टेट से लिक्विड स्टेट में या फिर लिक्विड स्टेट से गैसियस स्टेट में अगर हम लोग बात करेंगे तो कैसी बात करेंगे, हम लोग लेटेंट हीट का बात करेंगे। बातें समझ में आ रही है। दो टर्म था कि राइज इन टेम्परेचर करना है विदाउट चेंजिंग द फेज, सॉलिड है सॉलिड में ही टेम्परेचर बढ़ाना है, स्पेसिफिक हीट का यूज करेंगे। सॉलिड है इसको लिक्विड बनाना है एट कांस्टेंट टेम्परेचर, तो उसके लिए हम लोग कैसा हीट यूज करेंगे, लेटेंट हीट का यूज करेंगे। ये दोनों टर्म हम लोग पिछले दिन डिटेल में डिस्कस किए थे। लेटेंट हीट कैपेसिटी सी था, का यूनिट हम लोग जानते थे क्या, सी का यूनिट कितना लिखते थे, जूल पर ग्राम पर डिग्री सेल्सियस। और ये हम लोग क्या जानते थे, लेटेंट हीट कैपेसिटी एल का यूनिट जानते थे क्या, जूल पर ग्राम। आपको ये भी याद होगा, अगर हम लोग लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन का बात किए, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन का मतलब 1 ग्राम आइस को 1 ग्राम वाटर में कन्वर्ट करने के लिए। आ जाइए, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन का मतलब मैंने क्या बताया था, कि टू कन्वर्ट 1 ग्राम ऑफ आइस टू 1 ग्राम ऑफ वाटर एट कांस्टेंट टेम्परेचर, द हीट एनर्जी रिक्वायर्ड इज 336 जूल पर ग्राम, एंड दैट ऑफ इवापोरेशन इज ये कितना था, दैट ऑफ इवापोरेशन इज 268 जूल पर ग्राम। इन चीजों पर हम लोगों ने पिछले दिन तक डिस्कशन किया था। हम लोगों ने एक छोटा सा क्वेश्चन भी किया था। आज एक आध और क्वेश्चन पढ़ेंगे और फिर इसके बाद हम लोग एक नया टर्म शुरू करेंगे, हीट ट्रांसफर का। बात समझ में आ रहा है। तो क्वेश्चन के लिए आप सबसे पहला क्वेश्चन लें, क्वेश्चन के लिए आप सबसे पहला क्वेश्चन लें क्या, क्वेश्चन क्या कह रहा है कि फाइंड द अमाउंट ऑफ हीट, फाइंड द अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू, फाइंड द अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू find the amount of heat change required to change 100 gram of ice, 100 gram of ice at
-30 डिग्री सेल्सियस टू 30 डिग्री सेल्सियस ऑफ वाटर। हमको आइस को चेंज करना है कहाँ से, -30 डिग्री सेल्सियस से डिग्री सेल्सियस वाटर में। तो इसके लिए आपको अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड आपसे पूछा जा रहा है। आपको गिवन है कि लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन जो आपको दिया हुआ है, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन आपको दिया हुआ है 336 पर ग्राम, और स्पेसिफिक कैपेसिटी ऑफ आइस जो दिया हुआ है ये दिया हुआ है आपको 2.1 जूल पर ग्राम पर डिग्री सेल्सियस, एंड स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ वाटर जो आपको दिया हुआ है, वाटर दिया हुआ है कितना 4 पर ग्राम पर डिग्री। अब देखो कि इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमको दो काम करना है, एक तो टेम्परेचर बढ़ानी है और दूसरी क्या करनी है, फेज भी चेंज करनी है आइस से वाटर में। तो हमारे पास जो इनिशियली गिवन चीज है, इनिशियली गिवन चीज क्या है, 30 डिग्री सेल्सियस पे क्या है, आइस है, ठीक ना। 30 डिग्री सेल्सियस पर क्या है, आइस। तो यहाँ हमारे पास इनिशियली है -30 डिग्री सेल्सियस पे क्या, आइस। आइस कैसा सब्सटेंस है, सॉलिड, लिक्विड या गैस, सॉलिड, ठीक ना। कहाँ तक आइस सॉलिड में रहेगा, 0 डिग्री सेल्सियस तक। तो हमको पहले इसका टेम्परेचर राइज करके तो लाना पड़ेगा कहाँ तक, 0 डिग्री सेल्सियस पर, और यहाँ पर आइस ही रहेगा और ये अभी भी क्या रहेगा, सॉलिड ही। बातें समझ में आ रही है। क्या यहाँ से यहाँ तक आने में सब्सटेंस का फेज चेंज हो रहा है, फेज चेंज नहीं हो रहा है। क्या यहाँ से यहाँ तक जाने में सब्सटेंस का टेम्परेचर चेंज हो रहा है, टेम्परेचर चेंज। बातें समझ में आ रही है। तो फेज चेंज नहीं हो, केवल टेम्परेचर चेंज हो, के लिए हमारे पास जो हीट है वो कैसा, स्पेसिफिक हीट रिक्वायर्ड होगी। क्या, हीट रिक्वायर्ड टू चेंज इन द टेम्परेचर विदाउट चेंजिंग फेज। फेज नहीं चेंज हो, केवल क्या हो, टेम्परेचर चेंज हो, उसके लिए जो हीट रिक्वायर्ड होती है वो कौन सी, स्पेसिफिक हीट। और स्पेसिफिक हीट के लिए जो हम लोग फॉर्मूला लगाते हैं, इस केस में स्पेसिफिक हीट रिक्वायर्ड होगी, और स्पेसिफिक हीट फॉर्मूला लगाएंगे 1 इक्वल टू कितना, mc डेल्टा टी। बात कर रहे हैं आइस का, तो यहाँ सी भी किसका रखेंगे, आइस का। बातें समझ में आ रही है कि नहीं। क्योंकि एकदम स्टेप वाइज चलना है हमको। अगर -30 डिग्री आइस से 30 डिग्री पानी पर जाना है तो पहले हम स्टेप वाइज चलें। हम क्या करेंगे, पहले आइस का टेम्परेचर बढ़ाएंगे। टेम्परेचर बढ़ाने से होगा क्या भाई, टेम्परेचर इज द काइनेटिक एनर्जी। आइस के हर एक पार्टिकल को, वाटर है H2O है, तो H2O के हर एक मॉलिक्यूल को मैं हीट दे रहा हूं, दैट कन्वर्ट्स इन द फॉर्म ऑफ काइनेटिक एनर्जी। और जितना हीट हम इसको देंगे, काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, बढ़ेगी। तो मेरे हाथ को देखो, तो मैं मान लो कि बहुत कम ऑसिलेशन हो रहा है, इसका मतलब दोनों की बाउंडिंग क्या है, स्ट्रांग है, ऑसिलेशन कम हो रही है। हम इसको हीट देना शुरू करेंगे, इसका काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगा, ऑसिलेशन ज्यादा होगा, और जितना ज्यादा ऑसिलेशन इसका मतलब उतना ही वीक बाउंड। तो आइस भी H2O ही है, और वाटर भी क्या है, H2O ही है। लेकिन वाटर के पास काइनेटिक एनर्जी देने के बाद इसकी बाउंडिंग कमजोर हो गई है। अब ये अपना स्टेट धीरे धीरे क्या करेगा, चेंज करेगा। बातें समझ में आ रही है कि नहीं। हीट देने से क्या होता है, एक्चुअली सब्सटेंस के अंतर मॉलिक्यूलर एटम्स का, सब्सटेंस के मॉलिक्यूल के अंदर में जो एटम्स हैं, सारे एटम्स का काइनेटिक एनर्जी क्या करेगा, इंक्रीज करेगा। आपको टेम्परेचर के डेफिनेशन है कि टेम्परेचर क्या है, काइनेटिक एनर्जी है। हीट कैसे फ्लो करता है, एनर्जी के रूप में करता है। सारी चीजें एनर्जी है, तो किसी सब्सटेंस को अगर एनर्जी देंगे फॉर्म एनर्जी को कन्वर्ट करेगा। हम अगर इसको हीट एनर्जी दे रहे हैं तो हो क्या रहा है, वो क्या रहा है, इसकी काइनेटिक एनर्जी। बातें समझ में आ रही है। और यहाँ पर अगर हम लोग मान लिए Q1 इक्वल टू mci डेल्टा टी के बराबर, अब क्या करेंगे भाई, अब 0 डिग्री सेल्सियस से हमको आइस को पिघला के पहले बनाना है क्या, पानी। बात समझ में आ रहा है। टेम्परेचर को कैसे रखना है, कांस्टेंट। अब हम इस 0 डिग्री आइस से हम इसको पिघलाएंगे, टेम्परेचर रखेंगे 0 डिग्री सेल्सियस ही, और इसको वाटर बनाने के लिए, लिक्विड बनाने के लिए हमको एनर्जी चाहिए होगी। डिग्री सेल्सियस पर जो आइस है तो पिघला करके 0 डिग्री सेल्सियस पर ही वाटर बनाने में एनर्जी रिक्वायर्ड होगी। क्या टेम्परेचर बदला, यहाँ भी 0 डिग्री सेल्सियस और यहाँ भी कितना, क्या फेज बदला, बदला। सॉलिड से क्या हो गया, स्पेसिफिक हीट का यूज करेंगे या फिर लेटेंट हीट का यूज करेंगे, लेटेंट हीट का यूज करेंगे। क्यों कि लेटेंट हीट क्या है, हीट रिक्वायर्ड टू चेंज द फेज ऑफ द सब्सटेंस।
एट कांस्टेंट टेम्परेचर। टेम्परेचर नहीं बदले, केवल क्या बदले, फेज बदले। तो फेज बदलने के लिए जो हीट का जरूरत है हमको, वो कैसा हीट चाहिए भाई, हीट चाहिए अपने को कैसा, लैटेंट हीट। और लैटेंट हीट क्यू मान लो, कितना लिखेंगे, एल। इसका सॉलिड से लिक्विड गया है, सॉलिड से लिक्विड गया है तो ये फ्यूजन है या फिर इवेपोरेशन है, फ्यूजन है। बात समझ में आ रही है कि नहीं। फ्यूजन कितना है, 336 जूल पर ग्राम आपको दिया हुआ है लैटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। अगर यही लिक्विड से गैस बनाया रहता, दैट इज इवेपोरेशन। और उसके लिए जो हम लोग एल का वैल्यू लेते, तो कैसा लेते, लैटेंट हीट ऑफ इवेपोरेशन का लेते। बातें समझ में आ रही है कि नहीं। तो यहाँ लैटेंट हीट ऑफ फ्यूजन का वैल्यू लेंगे। अब क्या करना है, डिग्री सेल्सियस पे पानी तो बन गया अपने पास। अब इस पानी के टेम्परेचर को राइज करके कहाँ तक ले जाना है, 30 डिग्री सेल्सियस तक। 30 डिग्री सेल्सियस तक ले जाने के लिए हम क्या करेंगे कि 0 डिग्री वाटर को फिर से हम हीट करना शुरू करेंगे और इसको कहाँ तक ले जाएंगे, 30 डिग्री सेल्सियस तक। अभी भी कैसा रहेगा, वाटर रहेगा। और वाटर का फॉर्म कैसा है, आप बताइए, यहाँ से यहाँ तक आने में क्या सब्सटेंस का फेज चेंज हुआ है, यहाँ भी लिक्विड था, यहाँ भी क्या है, लिक्विड। क्या टेम्परेचर चेंज हुई है, टेम्परेचर चेंज हुई है, यहाँ थी 0 डिग्री सेल्सियस और यहाँ कितना, 30 डिग्री। तो फेज सेम रहे और टेम्परेचर चेंज हो तो कैसी हीट रिक्वायर्ड होगी, लैटेंट हीट या फिर स्पेसिफिक। यहाँ पर कैसी हीट चाहिए, यहाँ पर आपको हीट चाहिए कैसा, स्पेसिफिक हीट चाहिए। और भाई साहब स्पेसिफिक के लिए हम लोग मान लेते हैं क्यू, कितना लिखते हैं, डेल्टा टी। अब यहाँ सी किसका लेंगे, वाटर का कि आइस का, वाटर का टेम्परेचर मैंने, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी भी किसका लेंगे, वाटर का लेंगे। बात तो समझ में आ रही है कि नहीं। अब इस Q1 Q2 का वैल्यू निकालें और फिर क्या करें, सारे वैल्यूज को ऐड कर दें तो टोटल हीट रिक्वायर्ड निकल जाएगी। बातें समझ में आ रही है कि नहीं। देखो मास दिया हुआ है हमारे पास कितना, कि 100 ग्राम ऑफ आइस। अच्छा 100 ग्राम ऑफ आइस को पिघलाएंगे तो पानी कितना बनेगा, 100 ग्राम। और इस पानी को गर्म करेंगे तो भी कितना रहेगा, 100 ग्राम। एक आइसोलेटेड कंटेनर में ये सारी चीजें चल रही है। कहोगे कि सर पानी गर्म करेंगे तो हो सकता है कि थोड़ा बहुत इवेपोरेट होकर निकल भी जाए, निकलने नहीं देना है। बात समझ में आ रहा है। मतलब 100 ग्राम आइस को हम हीट करेंगे, 30 डिग्री सेल्सियस पर वाटर भी बनेगा तो ये कितना रहेगा, 100 ग्राम ही रहेगा, इसमें किसी तरह की चेंजिंग नहीं होगी। अब देखिए कि हर केस के लिए मास का वैल्यू सेम रहेगा। यानी कि अगर हम लोग बात करें किस चीज का, हम लोग बात करें किस चीज का, 1 का, 1 इक्वल टू मास ऑफ आइस इन डेल्टा टी। मास है कितने का, 100 ग्राम का। क्या आपने पढ़ा है कि स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी पर ग्राम ही होता है। 1 ग्राम वाट के टेम्परेचर को 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने में कितना टेम्परेचर, कितना हीट रिक्वायर्ड है, उसी को क्या बोलते हैं, हीट कैपेसिटी। तो ये ऐसा यूनिट तो हम केजी में लें। स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी का डेफिनेशन ये क्या है, जब भी वर्ड स्पेसिफिक आए थर्मोडायनामिक्स में, समझ जाना इट इज टॉकिंग अबाउट 1 ग्राम ऑफ सब्सटेंस। केवल 1 ही ग्राम सब्सटेंस के लिए बात की जाए। बात समझ में आ रही है। और जब हम बात कर रहे हैं ग्राम में डेफिनेशन में, हम लोग कैलकुलेशन भी किस में लेंगे, ग्राम में। तो कभी भी इसको मैकेनिक्स के जैसे ऐसा यूनिट में बदलना नहीं है। बात समझ में आ रहा है। 100 ग्राम। अब देखो आइस का स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी कितना है, 0.1। और चेंज इन टेम्परेचर यहाँ से यहाँ तक कितना हुआ है, -30 से लेकर के चेंज कितने का हुआ है, 30 का। ये कितना हो जाएगा, 10 और इंटू 30, ये हो जाएगा कितना, 63 जूल। ये आ गया किसका वैल्यू। बातें समझ में आ रही है कि नहीं। अब देखो दूसरा जो हमको क्यू निकालना है, कितना, ml। ml का वैल्यू कौन सा लेना है, यहाँ पे जन का वैल्यू लेना है। मास है कितने ग्राम का, 100 ग्राम का। और लैटेंट हीट ऑफ फ्यूजन कितना दिया हुआ है, 336, यानी कि ये हो जाएगा 3 के बराबर में। आपको Q3 का वैल्यू निकालना है। तो अगर Q3 का वैल्यू आपको निकालना है, तो आप देखिए कि Q3 का वैल्यू निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, Q3 का वैल्यू निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, 3 इक्वल टू m का वाटर का इंटू कितना, डेल्टा टी। मास है वाटर का कितना, ऑफ वाटर है कितना, और चेंज इन टेम्परेचर 0 से कितना हुआ, कितने का, 30 का। ये कितना आ जाएगा, 400
में 30 ये टोटल। बात समझ में आ रही है कि नहीं? अब टोटल हीट रिक्वायर्ड चाहिए। टोटल हीट रिक्वायर्ड के लिए क्या करना है? टोटल हीट रिक्वायर्ड के लिए क्या करना है? सारे को ऐड कर देना है, Q1 प्लस Q2 प्लस Q का वैल्यू आपको पता है, आंसर आ जाएगा। बातें समझ में आई कि नहीं आई? बातें समझ में आई तो आप लोग एक बना करके दिखाइए। आप लोग एक बना करके दिखाइए। कह रहा है क्या? कह रहा है क्या? कह रहा है क्या कि फाइंड द amount of heat required to find the amount of heat required convert 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 50 gram 50 gram of ice at -20 डिग्री सेल्सियस पर -20 डिग्री सेल्सियस आइस को वेपर में बदलना है। वेपर का टेम्परेचर नहीं दिया हुआ है कि कितने डिग्री पे। अब ये सब बात है, वेपर एग्जिस्ट करता है कितने डिग्री पे? 100 डिग्री सेल्सियस। बातें समझ में आ रही है? जब भी वेपर का बात करें और टेम्परेचर मेंशन नहीं रहे, ऑटोमेटिक समझ जाना है कितने डिग्री सेल्सियस की बात हो रही है? 100 डिग्री सेल्सियस की। आपको दिया हुआ है क्या? आपको दिया हुआ है कि स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ आइस 0.1 जूल पर ग्राम पर डिग्री सेल्सियस है। स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ वाटर दैट इज 4.2 पर ग्राम पर डिग्री सेल्सियस। लैटेंट हीट ऑफ फ्यूजन आपको दिया हुआ है। लैटेंट हीट ऑफ फ्यूजन आपको दिया हुआ है 336 पर ग्राम। एंड लैटेंट हीट ऑफ इवेपोरेशन आपको दिया हुआ है कितना? लैटेंट हीट ऑफ इवेपोरेशन आपको दिया हुआ है ग्राम। इसको आपको सॉल्व करना है, आराम से बनाइए।
चलिए ध्यान दिया जाए। यहाँ क्वेश्चन था हमारा, मास ऑफ द सब्सटेंस दिया हुआ है कितना, मास ऑफ द सब्सटेंस दिया हुआ है कितना 50 ग्राम, और इस 50 ग्राम का दिया हुआ है आपको आइस, कितने टेम्परेचर पे, -20 डिग्री सेल्सियस पे। तो 50 ग्राम आइस को हम लोग कैसे डिफॉर्म करेंगे, कितने स्टेप में डिफॉर्म करेंगे, इसको देखना। हमारे पास है 50 ग्राम ऑफ आइस एट -20 डिग्री सेल्सियस, और ये किस फॉर्म में है, सॉलिड फॉर्म। सबसे पहले मुझे इस आइस को डिग्री सेल्सियस लाना पड़ेगा। तो इस आइस को डिफॉर्म करके कहाँ लाना है, लाना है 50 ग्राम ऑफ आइस एट डिग्री सेल्सियस पे रहेगा। हाँ, स्टेट चेंज नहीं हुआ है, केवल टेम्परेचर का चेंज हुआ है। तो टेम्परेचर का चेंज हुआ है तो Q1 इक्वल टू लगाएंगे mc डेल्टा टी, और स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी किसका लेंगे, सॉलिड आइस को मैंने टेम्परेचर इंक्रीज किया है तो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी का लेंगे आइस का। इसके बाद इस सॉलिड आइस को मुझे पिघला करके पानी बनाना है, टेम्परेचर को कांस्टेंट रखते हुए। तो अब हमको इसको किस में कन्वर्ट करना है, तो कन्वर्ट करना है 50 ग्राम ऑफ वाटर में, और 50 ग्राम ऑफ वाटर कहाँ पे रहे, एट 0 डिग्री सेल्सियस पे ही अभी रहे, टेम्परेचर कांस्टेंट, और फेज अभी सॉलिड था, मैंने इसे बना दिया क्या है अब लिक्विड। फेज चेंज हुआ है, टेम्परेचर कांस्टेंट हुआ है, लगेगा कौन सा, स्पेसिफिक हीट या लेटेंट हीट, लेटेंट हीट लगेगा ml। लेटेंट हीट किसका, सॉलिड से लिक्विड बनने का, फ्यूजन का कि इवेपोरेशन का, फ्यूजन का, तो लेटेंट हीट ऑफ। अब इस वाटर के टेम्परेचर को बढ़ाना है कहाँ तक की इवेपोरेशन हो, देखना क्वेश्चन में हिडन है ये बातें। इवेपोरेशन का मतलब ही होता है कितने डिग्री सेल्सियस पे, 100 डिग्री सेल्सियस के बाद वाटर एग्जिस्ट नहीं कर, उसके बाद वेपर एग्जिस्ट। बात तो समझ में आ रही है कि नहीं। पहले इस वाटर के टेम्परेचर को 0 डिग्री से इंक्रीज करके मुझे कहाँ ले जाना पड़ेगा, 100 डिग्री सेल्सियस। इस वाटर के टेम्परेचर को अब हम लोग क्या करेंगे, इंक्रीज करेंगे, और इसको कहाँ तक ले जाएंगे, 3 ग्राम ऑफ वाटर को हम लोग ले जाएंगे कहाँ पर, 3 ग्राम ऑफ वाटर एट 100 डिग्री सेल्सियस पे ले जाएंगे। और अभी भी ये कैसा चीज रहेगा, लिक्विड ही रहेगा, और इसमें हमको हीट लगेगा कितना, mc डेल्टा टी। मैंने पानी को गर्म किया है तो इस पर कैपेसिटी का लेंगे, पानी का। बात समझ में आ रहा है। अब 100 डिग्री सेल्सियस पे अभी ये पानी है, अब इसको वेपर में बदलने के लिए क्या चाहिए, हीट एनर्जी चाहिए। तो अब ले जाएंगे कहाँ पर, अब इसको लेके जाएंगे हम लोग कहाँ पे, तो हम लोग ले जाएंगे कहाँ पे, 3 ग्राम ऑफ वाटर को ले जाएंगे कहाँ पे, 3 ग्राम ऑफ वाटर को ले जाएंगे क्या, 3 ग्राम ऑफ वेपर पे ले जाएंगे, वेपर में बदलेंगे कहाँ पे, एट 100 डिग्री सेल्सियस। अब देखो टेम्परेचर कांस्टेंट है, यहाँ भी 100 डिग्री सेल्सियस और यहाँ भी 100 डिग्री, लेकिन फेज यहाँ लिक्विड था और यहाँ फेज कैसा हो गया है, गैस। फेज चेंज हो गया, फेज चेंज हो गया तो कौन सा हीट लगाएंगे, Q इक्वल टू m इन L, और लिक्विड से गैस बनाए हैं तो फ्यूजन हुआ है कि इवेपोरेशन हुआ है, कौन सा लेटेंट हीट लेंगे, लेटेंट हीट ऑफ इवेपोरेशन। अब Q1 Q2 का वैल्यू निकालना है, सारे वैल्यूज को क्या करना है, ऐड कर देना है, और ऐड करने के बाद क्या करना है भाई, टोटल आंसर पे आना है। ठीक है, तो चलो देखते हैं। Q1 इक्वल टू कितना लिखे हैं, mc किसका, आइस का, और इंटू कितना, डेल्टा टी। मास है अपने पास कितने ग्राम का, आइस का स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी कितना, और टेम्परेचर में चेंज कितने का हुआ है, 20 से 0, -20 से कहाँ, चेंज इन टेम्परेचर कितने डिग्री का, डिग्री सेल्सियस का, ये कितना आ जाएगा आपका, आ जाएगा 21 से 105 और गुने, ठीक ना, 105 और गुने जाएगा आपका 2 पंचे 10 का 0, 1 1 कितना, और क्या आ जाएगा ये 1 का वैल्यू मिल गया। देखो अगर Q2 का वैल्यू निकालना है, का वैल्यू क्या लिखना है, ml, कौन सा L, फ्यूजन का। मास है कितने का भाई, 3 ग्राम, और फ्यूजन में लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन है कितने का, 336 का, कितना हो जाएगा
कितना, ठीक है। 3 को देखिए, 3 आपका है कितना, m डेल्टा टी। इसमें वाटर है, क्या लेंगे स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी वाटर का। मास है कितना 50, ये कितना 4, और टेम्परेचर में चेंज क्या किए हैं, टेम्परेचर में चेंज किए हैं कितने का, देखो यहाँ से 0 डिग्री से ले गए हैं कहाँ पर 100 डिग्री पे। चेंज इन टेम्परेचर कितने का हुआ 100 डिग्री सेल्सियस का, तो 100 डिग्री डालेंगे, ये हो जाएगा आपका कितना, जाएगा आपका ठीक है, 1 0 ज़्यादा हो गया इतना। और फोर्थ देखो, 4 है आपका, वह है कितना ml, और इस बार कितना करना है एपोरेशन का लेना है। मास है कितने का 50 ग्राम, और लेटेंट हीट ऑफ इवेपोरेशन 68, ये हो जाएगा कितना 5 8 40 का 0, 4 5 4 3 1 5 दूना 10 और 1 इतना। बात समझ में आ रहा है कि नहीं। टोटल हीट लिखना है, टोटल हीट लिखना है तो टोटल लिखेंगे 1 प्लस क्यू की ना, सारे वैल्यू को ऐड करेंगे आपका आंसर आ जाए। बातें समझ में आ रही है। देखो कि अभी तक जो हम लोग चीजें पढ़ रहे थे, ये मल्टीप्लिकेशन में गड़बड़ है, एक सेकेंड, भाई साहब कर लें। 1 3 नहीं ना, तो यही तो मैंने लिखा था, ये लिखा था, क्या लिखा हुआ था है सर। हाँ चलिए, अभी तक हम लोग क्या पढ़ रहे थे, किस तरीके से हम लोग किसी बॉडी का टेम्परेचर राइज करेंगे, किस तरीके से हम किसी भी बॉडी का फेज चेंज करेंगे। हम लोग अपने क्वेश्चन में अभी तक ये देखे हैं कि आइस को कैसे मेल्ट करना है। ऐसा भी हो सकता है कि आयरन के टेम्परेचर को बढ़ाइए, एक सर्टेन टेम्परेचर पर जाने के बाद ये मोल्टेन लावा में कन्वर्ट। सारे चीज़ों के लिए ऐसे ही क्वेश्चन चलेंगे, सबका आपका स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी दिया हुआ रहेगा, लेटेंट हीट आपको दिया हुआ रहेगा, और आपको बोलेगा हीट रिक्वायर्ड निकालने के लिए। यहाँ तक का पोर्शन एक सामान्य पोर्शन था आपके हीट। बात समझ में आ रहा है। अब जो पोर्शन हम लोग शुरू करने वाले हैं, ये पोर्शन एक इम्पॉर्टेंट और कॉन्सेप्चुअल पोर्शन है, जिसको हम लोग रिलेट करके पढ़ेंगे कहाँ से, करंट इलेक्ट्रिसिटी तो आपने 10th क्लास में पढ़ा, वहाँ से ओम्स लॉ आपने पढ़ा होगा। देखो कि जब हम लोग किसी बॉडी से हीट करेंगे एक टर्मिनल को, दूसरे टर्मिनल तक भी आसानी से हीट पहुंचती है। मान लो अगर ये डंडा है और ये कंडक्टर है, कोई मेटल का है, तो मेटल का है तो अगर हम इसके एक टर्मिनल को हम हीट करें, बहुत देर तक हीट करके रखें, देर के बाद मेरे हाथ में ये क्या होगा गर्म लगने लगे, जबकि शुरू में क्या होगा ये ठंडा लग रहा। इसका मतलब हीट यहाँ से कहीं ना कहीं ट्रांसफर हो करके इस रास्ते से हमारे हाथ तक पहुंची है, एक टर्मिनल से दूसरे टर्मिनल तक हीट पहुंची है। मेथड को हम लोग क्या बोलते हैं, इसी तरीके से हम लोग क्या बोलते हैं कि हीट का ट्रांसफर हुआ है। आप देखिए कि अभी इस डंडे के दोनों टर्मिनल का टेम्परेचर क्या है, एक जैसा है, एक जैसा है, तो इससे कोई हीट ट्रांसफर नहीं हो रहा है। कभी भी हम देखेंगे तो जितना यहाँ का रहेगा उतना ही यहाँ का, और इतना ही कहीं का। लेकिन जैसे ही हम क्या करें, इसके एक टर्मिनल का टेम्परेचर बढ़ाना शुरू कर दें, धीरे धीरे यहाँ से हीट का ट्रांसफर होना चालू हो जाएगा। कुछ देर के बाद यहाँ का टेम्परेचर बहुत ज़्यादा गर्म रहेगा, और रिस्पेक्टिवली जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जाएंगे, इसका टेम्परेचर क्या होता जाएगा, कम होता है। बातें समझ में आ रही है। लेकिन पहले जितना टेम्परेचर थी से अभी भी क्या रहेगा, बढ़ा हुआ रहेगा, और बहुत देर के बाद क्या होगा, ये इतना गर्म हो जाएगा कि हम इसको छू नहीं पाएंगे। बात समझ में आ रही है। तो खैर इसके फिजिकल एविडेंस का हमको कोई मतलब नहीं है कि हम कब तक छू पाएंगे या कब तक नहीं छू। बातें ये है कि जब हम यहाँ पर टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं, हीट का ट्रांसफर हो रहा है। बातें समझ में आ रही है। एक तो ये रॉड वाला एग्जांपल मैंने दिया कि हीट का ट्रांसफर हो रहा है कैसे, मीडियम से होकर के, जब कंडक्टिंग मीडियम है तब,
दूसरा बात ये है कि मान लो कि सन बहुत बड़े हीट का सोर्स है, बात समझ में आ रही है कि नहीं, और हम तक हीट उसका पहुंच जा रहा है। सन के एनर्जी से हमको गर्मी लगने लगती है कि नहीं लगने लगती? कैसे हीट ट्रांसफर हो रहा है? बहुत सारे ऐसे जगह हैं जहाँ पर कोई मीडियम, बात समझ में आ रहा है कि नहीं, सन से और अर्थ तक बहुत सारा ऐसा जगह है जहाँ पर कोई मीडियम नहीं है। फिर ऐसी स्थिति में कैसे एनर्जी हम तक पहुंचती है? बात समझ में आ रही है कि नहीं? अब देखो, इसके लिए हम लोगों को पढ़ना है क्या? इसके लिए हम लोगों को पढ़ना है क्या? हीट ट्रांसफर। इसके लिए हम लोगों को क्या पढ़ना है? हीट ट्रांसफर। अब इस हीट ट्रांसफर में हम लोग पहले मैकेनिज्म समझेंगे कि एक्चुअल में होता क्या है, कैसे हीट ट्रांसफर होता है। एक तरीके के ट्रांसफर के लिए मैं अभी आपको दिखा रहा था कि मीडियम रिक्वायर्ड होती है, और एक तरीके के ट्रांसफर में मीडियम की कोई ज़रूरत नहीं है। इस बेसिस पर हीट ट्रांसफर को कितने तरीके से किया जा सकता है, कितना हीट का ट्रांसफर होगा, क्या मैकेनिज्म है, इन सारे चीज़ों को समझना है। इन सारे टर्म को समझने के लिए मैं आपको डिफरेंट डिफरेंट एग्जाम्पल दूंगा जो हीट से हट के होगा। इन चीज़ों को आपको फील करना पड़ेगा। बातें समझ में आ रही है कि नहीं? मैं आपको अभी तक क्या बताया हूं, जो टेम्परेचर है, तो टेम्परेचर क्या है भाई? काइनेटिक एनर्जी। किसी भी सब्सटेंस का जितना अधिक टेम्परेचर, उसकी काइनेटिक एनर्जी उतनी ही अधिक है, और जिसका टेम्परेचर कम, उसकी काइनेटिक एनर्जी भी क्या है? कम है। आप ये भी जानते हैं कि एनर्जी का फ्लो हमेशा हाइयर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल के तरफ होता है। मतलब हाइयर एनर्जी से फ्लो किधर के तरफ होगा? लोअर एनर्जी के तरफ। बातें समझ में आ रही है कि नहीं? अब मान लो अगर हम यहाँ का बात करें, इस सॉलिड का, ये एक क्या है? कंडक्टर है। इस कंडक्टर का दो टर्मिनल है, एक टर्मिनल का नाम हम लोग रखते हैं ए, और एक टर्मिनल का नाम हम रखते हैं क्या? बी। एट टाइम टी इक्वल टू जी, जब टाइम था जीरो, ध्यान दीजिएगा, जब टाइम था जीरो, तो यहाँ का टेम्परेचर भी था कितना? टी, और यहाँ का टेम्परेचर भी था कितना? टी। बातें समझ में आ रही है? हम यहाँ पर क्या किए कि एक बर्नर लगा दिए, और इस बर्नर से क्या करना शुरू किया, हम इसके इस टर्मिनल को हम हीट करना शुरू किए। जैसे जैसे हम इसका हीट एनर्जी देंगे, हर एक पार्टिकल की काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, और इसकी टेम्परेचर भी क्या होगी? बढ़ेगी। इसकी टेम्परेचर बढ़ के मान लेते हैं क्या कि एट टाइम टी, यहाँ का जो टेम्परेचर हो गया था वो कितना? T1 में। दोनों जगह का टर्मिनल टेम्परेचर क्या था? सेम था। लेकिन जैसे जैसे इस बर्नर को मैंने जलाया, तो किसी टाइम टी पर मैंने देखा क्या कि इसकी टेम्परेचर कितनी हो गई? T1। बदलेगी, टेम्परेचर बढ़ेगी। और मैं ये भी ऑब्जर्व किया कि इसका टेम्परेचर कितना हो गया। तो एक्चुअली में ये टेम्परेचर यहाँ से यहाँ तक गया है, जब भी तो इसका भी टेम्परेचर चेंज हुआ है। अब कैसे गया है, इस बात पर हम लोग विचार करना। मैं क्या बोला कि आप किसी भी सब्सटेंस को एनर्जी दीजिए, वो एक सर्टेन लेवल तक क्या करेगा? बर्दाश्त कर पाएगा। और उसके बाद जब उसको एनर्जी दीजिएगा, तो उस एनर्जी को वो क्या करेगा? उछल कूद में बर्बाद करेगा। जैसे मान लो कि छोटा बच्चा है, और छोटा बच्चा चाह रहा है क्या कि हमको पैसा मिले, हम कुछ खाए पिए। 5 रुपया दोगे, खा पी लेगा, बर्दाश्त कर लेगा। 10 रुपया दोगे, खा पी के 100 रुपया तक वो एडजस्ट कर लेगा। 5,000 रुपया दे दो, क्या करेगा? बर्बाद करेगा इधर उधर में, है कि नहीं? बर्बाद करेगा इधर उधर में। इसी तरीके से किसी भी पार्टिकल को स्टेबल होने के लिए क्या चाहिए? एनर्जी चाहिए। देखो कि कोई भी अगर ये मेटल का रॉड है, कि हर एटम एक दूसरे से क्या है? बंधे हुए, और बंधे हुए हैं, दुनिया में कोई भी चीज बाउंडेड है, का एक ही मतलब होता है क्या? कि उसने कर्ज ले रखा, के पास नेगेटिव एनर्जी है। बातें समझ में आ रही है कि नहीं? जैसे मान लीजिए क्या, एक एटम में न्यूक्लियस है, बीच में कौन है? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, और इसके सराउंडिंग ऑर्बिट में कौन घूम रहा होता है? इलेक्ट्रॉन। इसको छोड़ के क्यों नहीं जा सकता? क्योंकि इसने इससे कर्ज लिया हुआ है, ये इसे बंध के घूम रहा है, इसके पास नेगेटिव एनर्जी है। बातें समझ में आ रही है कि नहीं? अच्छा, ध्यान से देखना कि जब हम अगले ऑर्बिट का बात करते हैं, तो अगले ऑर्बिट का इलेक्ट्रॉन भी घूम रहा है इससे बंध के ही, इसके पास इससे कम कर्ज है, कि वो थोड़ा दूर हट के है। अब ये क्या किया है? न्यूक्लियस इसको ज्यादा टाइटली पकड़ा हुआ है। क्यों? अधिक कर्ज में।
और उसको कम टाइटली पकड़ा हुआ है, क्योंकि ये कम कर। इसी तरीके से देखो कि इस मेटल का एटम भी एक दूसरे से बंधा हुआ है। बंधा हुआ है इसका मतलब कहीं ना कहीं सबके पास क्या है, नेगेटिव एनर्जी है। ये सब क्या है, एनर्जी के कर्ज में। अब हम अगर एनर्जी का बरसात करना इस पर शुरू करें, सबसे पहला काम क्या करेगा, ये अपना कर्ज खत्म करने का कोशिश। और जैसे ही कर्ज खत्म होगा के बाद ये क्या करेगा, उछल कूद करना करेगा। अब ये सॉलिड है तो इसमें एटम्स देखिए कि टाइटली बाउंडेड है, ऐसा नहीं है कि कोई एटम अकेले है। अगल बगल में इसमें ढेर सारा एटम है, और इसको मैंने हीट देना शुरू किया तो पहले ये वाला एटम क्या करेगा कि अपना नेगेटिव एनर्जी खत्म करेगा, जिसके कारण इसका मुक्ति मिले, बाउंडिंग इसका छूटे। केमिस्ट्री में पढ़े हुए होंगे कि आउटरमोस्ट शेल से इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए जितनी एनर्जी होती है वो आयोनाइजेशन एनर्जी, पढ़े हुए हो कि नहीं। आयोनाइजेशन एनर्जी क्या है ना, इसने न्यूक्लियस के साथ कर्ज में है, बाहर से हम इसको उतना एनर्जी देंगे, किसी भी फॉर्म में दे, फॉर्म में दे, लाइट फॉर्म में दे, किसी भी फॉर्म में दे, उतना एनर्जी देंगे तो इसका कर्ज क्या हो जाएगा, खत्म। और कर्ज खत्म हो जाएगा तो ये इससे क्या हो जाएगा, बाहर हो जाएगा। अब इससे ये बंध के नहीं रहेगा। पहला काम ये क्या होगा कि ये अपना नेगेटिव एनर्जी को खत्म करने के लिए ये एटम क्या करेगा, कुछ एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा। और जब कर्ज खत्म हो गई के बाद ये क्या करेगा, इसमें ऑसिलेट करना शुरू करेगा, वाइब्रेट करना शुरू करेगा। अब देखो कि जब इसका टेम्परेचर कम था, कम वाइब्रेट करेगा। हम हीट किए जा रहे हैं, किए जा रहे हैं, किए जा रहे हैं, इसका वाइब्रेशन भी क्या होगा, और ज्यादा। अब देखो कि अगर यहाँ पर बहुत भीड़ है और इस पूरे भीड़ में हम अगर थोड़ा सा शरीर हिला रहे हैं, बगल वाले को कितना डिस्टर्ब होगा, बहुत कम डिस्टर्बेंस हो। लेकिन अगर हम इसमें हरकत बढ़ा दें तो बगल वाले को डिस्टर्ब होना भी क्या हो जाएगा। अगर हम बहुत ज्यादा अपना हरकत बढ़ा दें, हाथ पैर फेंकने लगे, तो बगल वाले को बहुत ज्यादा डिस्टर्बेंस हो, कोलिजन बहुत ज्यादा होगी। बातें समझ में आ रही है कि नहीं। अब ध्यान देना कि ये पार्टिकल पहले अपना शांत सा बैठा हुआ था और इसको एनर्जी देना शुरू किया गया। ये धीरे धीरे क्या करेगा, अपना काइनेटिक एनर्जी बढ़ाएगा, उछल कूद करेगा, तो बगल वाले को क्या करेगा, धक्का मारेगा। अब ध्यान देना, मान लो यहाँ पर एक ट्रक खड़ी है बड़ी सी, और पीछे से हम साइकिल से आए, ट्रक खड़ी है, रेस्ट में है, इसका मतलब उसकी काइनेटिक एनर्जी कितनी है, 0। और मैं यहाँ साइकिल से आया एकदम बहुत स्पीड में, और ट्रक को पीछे से मारा धड़ाम, होगा क्या, होगा, हम जाएंगे। बात समझ में आ रहा है कि नहीं। कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, क्यों कि पार्टिकल के साइज में एक बहुत बड़ी सी डिफरेंस है। बात समझ में आ रही है कि नहीं, बहुत बड़ी सी डिफरेंस है। क्या होता है, मक्खी टकरा जाता है हाई स्पीड कार से, कुछ नहीं, लेकिन वही एक आदमी टकरा जाता है तो बहुत कुछ हो जाता है। अब है क्या कि बहुत बड़े सब्सटेंस से हम टकरा रहे हैं तो कोई फर्क उस सब्सटेंस पर नहीं पड़ेगा, क्योंकि वो बहुत बड़ा है। लेकिन अगर मान लो ये कंडक्टर आयरन का है, तो आप लोग केमिस्ट्री में ये भी बात पढ़े होइएगा, आयरन का हर एक एटम करीब करीब एक जैसा होता है, पढ़े हुए कि नहीं। तो अगर इस आयरन एटम का हम बात करें तो इसके बगल में भी जो एटम है वो एटम भी कैसा एटम होगा, आयरन एटम ही होगा, और आयरन एटम बगल वाले के जैसा ही होगा। अब तुम ऐसे सोचो कि सामने एक कार खड़ी है और पीछे से हम भी अपने कार से आए हाई स्पीड में, और उस कार को मारे धड़ाम से धक्का। कार की पहले काइनेटिक एनर्जी 0 रेस्ट में थी, मेरी काइनेटिक एनर्जी है थी, मैं जैसे उसमें धक्का मारूंगा थोड़ी सी स्पीड बढ़ेगी, और मेरी थोड़ी सी स्पीड क्या होगी, मतलब उसकी काइनेटिक एनर्जी थोड़ी सी क्या होगी, और मेरी काइनेटिक एनर्जी क्या होगी। मेरे पास कोई चीज घट रहा है और सेम चीज सामने वाले के पास बढ़ रहा है, इसका मतलब कहीं ना कहीं मेरे से उसमें ट्रांसफर हुआ है। बात समझ में आ रहा है कि नहीं। जैसे ही यहाँ पर कोलिजन होता है इसके ऑसिलेशन के कारण इस दोनों के बीच में, ट्रांसफर किसका होता है, काइनेटिक एनर्जी का। ट्रांसफर किसका होता है, मोमेंटम का। बातें समझ में आया करिए। काइनेटिक एनर्जी क्या है भाई, हाफ mv²। कार पहले रेस्ट में थी, काइनेटिक एनर्जी थी 0। मोमेंटम क्या होता है भाई, mv। कार पहले रेस्ट में थी, मोमेंटम भी थी कितनी, 0। लेकिन जैसे ही कोलाइड किए, मेरा वेलोसिटी थोड़ा सा घटेगा, मेरी वेलोसिटी घटेगी तो काइनेटिक एनर्जी भी क्या होगी, मेरा वेलोसिटी कम होगा तो मोमेंटम भी क्या होगा। लेकिन सामने वाले को जिसको मैंने धक्का मारा है, कि वेलोसिटी क्या होगी, काइनेटिक एनर्जी भी क्या होगी, बढ़ेगी, और उसका मोमेंटम भी क्या होगा। जब भी कोलिजन होता है, कोलिजन लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम पे
और लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ काइनेटिक एनर्जी पे काम करता है। याद करिए कोलिजन, जब एक बॉडी दूसरे बॉडी से कोलाइड करता है काइनेटिक एनर्जी का ट्रांसफर होता है और मोमेंटम का ट्रांसफर होता है, लेकिन मोमेंटम भी टोटल कंजर्व रहेगा और काइनेटिक एनर्जी भी टोटल क्या रहेगा, कंजर्व रहेगा। केवल ट्रांसफर होगा एक बॉडी से दूसरे बॉडी। जब भाई इस बॉडी को हम हीट करेंगे, टेम्परेचर इसका बढ़ेगा, काइनेटिक एनर्जी इसका बढ़ेगा, तो ये बगल वाले के साथ कोलाइड करेगा और कोलाइड करेगा तो इस बॉडी से इस बॉडी में क्या ट्रांसफर हो जाएगा, काइनेटिक एनर्जी। बात समझ में आ रहा है कि नहीं? हम इसको और हीट करेंगे, अब इसका काइनेटिक एनर्जी जब बढ़ना शुरू हुआ, ये भी शुरू क्या करेगा, थोड़ा सा स्टोर करेगा जितने में इसकी स्टेबिलिटी आ जाए। और अभी भी हम इसको हीट कर ही रहे हैं, क्या मतलब काइनेटिक एनर्जी का और ट्रांसफर हो रहा है, हो रहा है, हो रहा है। थोड़ा देर के बाद ये भी क्या करेगा, बहुत ज्यादा उछल कूद करना शुरू कर देगा, बगल वाले को डिस्टर्ब होगा, धक्का मारेगा। फिर सेम चीज होगा, क्या यहाँ से काइनेटिक एनर्जी कोलिजन के रूप में ट्रांसफर, यहाँ से ट्रांसफर, यहाँ से ट्रांसफर, और फाइनली बहुत देर के बाद एनर्जी का ट्रांसफर दूसरे टर्मिनल तक पहुंच जाए। क्या ट्रांसफर हो रहा है, एनर्जी का ट्रांसफर। और एनर्जी ही क्या है, बात समझ में आ रहा है कि नहीं? यहाँ से हम टेम्परेचर बढ़ा के एक टर्मिनल का इसका काइनेटिक एनर्जी बढ़ा रहे हैं, और काइनेटिक एनर्जी के कारण इस टर्मिनल का पार्टिकल ऑसिलेट करना शुरू करता है। इसके ऑसिलेशन से इसके अगल बगल ऊपर नीचे जो भी पार्टिकल है उस पार्टिकल को डिस्टर्ब करता है कोलिजन से। और कोलिजन में क्या होता है कि इसकी काइनेटिक एनर्जी और मोमेंटम ट्रांसफर होती धीरे धीरे टर्मिनल तक पहुंच जाती। भी तो हो सकता था कि इसी का काइनेटिक एनर्जी इसको मिल जाता, हो सकता था कि नहीं, लेकिन ऐसा नहीं। एनर्जी हमेशा हाइयर एनर्जी से लोअर एनर्जी की तरफ फ्लो करती है। यहाँ का हम एनर्जी लगातार बढ़ा रहे हैं और इधर का एनर्जी कांस्टेंट है। हाइयर एनर्जी इधर है और लोअर एनर्जी इधर है, तो ट्रांसफर किधर की तरफ होगा, तरीके से इधर से हाइयर टेम्परेचर से लोअर टेम्परेचर पे। यहाँ पे T1 क्या है, बड़ा है, और T2 क्या है, क्योंकि यहाँ हम कंटिन्यूअसली हीट कर रहे हैं। बातें समझ में आ रही है कि नहीं? जब भी किसी भी कंडक्टर के एक टर्मिनल के टेम्परेचर को राइज करेंगे, टेम्परेचर डिफरेंस, पार्टिकल ऑसिलेट करेगा, इस ऑसिलेशन के कारण बगल वाले पार्टिकल को डिस्टर्ब होगा, इस डिस्टर्बेंस में कोलिजन होगी, कोलिजन के कारण काइनेटिक एनर्जी और मोमेंटम का ट्रांसफर कंटिन्यूअस चलता रहेगा, और काइनेटिक एनर्जी का ट्रांसफर हो रहा है मतलब हीट का ट्रांसफर एक टर्मिनल से दूसरे टर्मिनल तक हो रहा है। बातें समझ में आ रही है कि नहीं? कहोगे कि सर यहाँ तो एटम है इसीलिए हो रहा है, तो सन से लाइट रेज आती है, वहां पर तो कोई एटम नहीं है, वैक्यूम है, बहुत जगह पे कोई पार्टिकल नहीं है, तो वहां हीट कैसे ट्रांसफर होता है? वहां हीट ट्रांसफर का जो मेथड होता है, हीट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के रूप में ट्रांसमिशन, रेडिएशन के रूप में ट्रांसमिशन। और रेडिएशन में, वेव में आप पढ़े होंगे, अगर साउंड पढ़े होंगे 9th क्लास में, आप पढ़े होंगे कि साउंड जो है मैकेनिकल वेव है, उसको चलने के लिए मीडियम की जरूरत होती है, लेकिन लाइट जो है वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, उसको चलने के लिए किसी मीडियम की जरूरत। जो सन से हीट हम तक पहुंचती है रेडिएशन के फॉर्म में, वो वेव के फॉर्म में पहुंचती है। कैसे वेव? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के फॉर्म। बात समझ में आ रही है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के फॉर्म में पहुंचती है, जिसको चलने के लिए किसी मीडियम की जरूरत नहीं होती। देखो इलेक्ट्रॉन को हम लोग जब तक क्लासिकल मैकेनिक्स में पढ़ते हैं तब तक पार्टिकल समझते हैं, और जैसे ही आप इलेक्ट्रॉन का स्टडी मॉडर्न में शुरू करिएगा, पतले पतले चीजों में, वहाँ इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर कैसे होता है, वेव के रूप में। बातें समझ में आ रही है? तो यहाँ एटम का बात कर रहे हैं, अगर इलेक्ट्रॉन का बात करें तो कैसे ट्रांसमिशन होगा, वेव के फॉर्म में ही होगा। अगर मटेरियल मीडियम है तो बोलते हैं हीटिंग बाय कंडक्शन, फिजिकल कांटेक्ट से ही हीट ट्रांसफर होगा। अगर ये चीज बहुत गर्म है, जब तक मैं इसको छूंगा नहीं तब तक मुझे एहसास नहीं होगा कि ये गर्म। बातें समझ में आ रही है कि नहीं? तो छूए इसका मतलब बात कर रहे हैं किसका, कंडक्शन का, डायरेक्ट फिजिकल कांटेक्ट से हीट ट्रांसफर हो रहा है। और अगर बिना फिजिकल कांटेक्ट का हो रहा है, बिना किसी मीडियम का हीट ट्रांसफर हो रहा है, ऐसे ट्रांसफर को हम लोग बोलते हैं हीट ट्रांसफर बाय रेडिएशन। बातें समझ में आ रही है? इस मैकेनिज्म को, इस पूरे मैकेनिज्म को अगर हम लोगों को लिखने के लिए बोला जाए, तो इस पूरे मैकेनिज्म को अगर हम लोगों को लिखने के लिए बोला जाए, तो हम लोग इस पूरे मैकेनिज्म को कैसे लिखेंगे? लिखेंगे क्या कि इफ द टेम्परेचर
ऑफ वन टर्मिनल ऑफ कंडक्टर इज इंक्रीज्ड। अगर हम क्या करते हैं, एक टर्मिनल के कंडक्टर के टेम्परेचर को हम लोग क्या करते हैं, इंक्रीज करते हैं, देन द काइनेटिक एनर्जी ऑफ एटम प्रेजेंट एट दैट टर्मिनल। उस टर्मिनल पे जो प्रेजेंट एटम्स हैं का क्या होगा, काइनेटिक एनर्जी, देन द काइनेटिक एनर्जी ऑफ एटम प्रेजेंट एट दैट टर्मिनल इन मोर काइनेटिक एनर्जी, क्या करेगा, और अधिक काइनेटिक एनर्जी मोर करेगा, गेन करेगा, एंड लेट एंड ऑसिलेट और फ्रीक्वेंसी, अधिक फ्रीक्वेंसी के साथ ये क्या करेगा, ऑसिलेट करेगा। इसका मतलब में देखो हर पार्टिकल का जो है, ठीक ना, हर पार्टिकल का जो है, तो हर पार्टिकल का क्या होता है, ऑसिलेशन होता रहता है। क्यों, कि किसी भी कंडक्टर का आप बात करिए तो छुइए टेम्परेचर पे वो आपको ठंडा ही लगेगा। इसका मतलब क्या, सराउंडिंग से कहीं ना कहीं हीट एनर्जी गेन कर रहा है, और गेन कर रहा है तो उस एनर्जी को वो क्या करेगा, ऑसिलेट करेगा। लेकिन ऑसिलेट का रेट क्या होता है, आते समझ में आ रही है कि नहीं, तो अगल बगल वाले को बहुत ज़्यादा डिस्टर्बेंस नहीं होता। लेकिन अगर हम और हीट ट्रांसफर करने लगे तो ऑसिलेशन का रेट क्या हो जाएगा, और बढ़ जाएगा, फ्रीक्वेंसी क्या हो जाएगा, जो पहले आराम आराम से हो रहा है अब क्या होने लगा, बहुत तेजी में होने लगा, और अगल बगल वाले को क्या होगी, इससे ज़्यादा डिस्टर्बेंस होगा, मोर फ्रीक्वेंसी, एंड ये क्या करेगा, collide with its neighboring पार्टिकल, अपने नाइबरिंग पार्टिकल के साथ क्या करेगा, ये कोलाइड करेगा। कोलिजन में क्या होगा, ड्यूरिंग कोलिजन के टाइम में क्या होगा, ड्यूरिंग कोलिजन द काइनेटिक एनर्जी एंड मोमेंटम, कोलिजन द काइनेटिक एनर्जी एंड मोमेंटम ट्रांसफर from higher energy to lower energy। एनर्जी को भी बोल सकते हो, या तुम इस एनर्जी को क्या बोल सकते हो, टेम्परेचर भी बोल। टेम्परेचर के बारे में भी मैंने तुमको क्या बोला है, ये भी काइनेटिक एनर्जी ही। बात समझ में आ रहा है कि नहीं। क्या होगा भाई, कि जब हम एक टर्मिनल के टेम्परेचर को बढ़ाएंगे, इंक्रीज करेंगे, टर्मिनल का काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगा, बढ़ेगा। काइनेटिक एनर्जी को वो किस तरीके से यूटिलाइज करेगा, ऑसिलेट करने लगेगा, ज़्यादा फ्रीक्वेंसी से ज़्यादा तेज ऑसिलेट करने लग जाएगा। अब तेज ऑसिलेट करेगा तो क्या करेगा, बगल वाले के साथ कोलाइड करेगा, बगल वाले के साथ कोलाइड करेगा तो अपना कुछ काइनेटिक एनर्जी क्या करेगा, उसको। बातें समझ में आ रही कि नहीं। ऐसे सोचिए, मान लीजिए 10 भूखे लोगों, बहुत भूखे हैं, एक लाइन से खड़ा कर दिए, और हम इधर से खाना देना शुरू किए, थाली में बढ़ा बढ़ा के। अगर पहले आदमी को खाना दोगे तो ये क्या करेगा, आगे वाले को बढ़ा देगा। संबंध नहीं है एक दूसरे में, पहले अपने खाएगा, है कि नहीं। पेट भर गया, आप क्या करेंगे, बगल वाले को ट्रांसफर कर। बात समझ में आ रहा है कि नहीं। उधर से खाना आ ही रहा है, कभी पहले वो भी क्या करेगा, खाएगा, फिर आगे वाले को ट्रांसफर करेगा, फिर खाएगा, फिर आगे वाले को ट्रांसफर करेगा। पहले अपने खाएंगे, उसके बाद बगल वाले को क्या करेंगे, ट्रांसफर करेंगे। तो पहले अपना ऑसिलेट होगा, और ऑसिलेशन होने के केस में क्या होगा, कि बगल वाले के साथ कोलाइड करेगा और एनर्जी का ट्रांसफर। बातें समझ में आ रही है कि नहीं। अब इस तरीके से क्या होगा, कि ये कहानी आगे बढ़ता जाएगा, और हीट का ट्रांसफर क्या होगा, एनर्जी के फॉर्म में आ जाएगा। ये मटेरियल मीडियम की बात समझ में आ रहा है। तो जब मटेरियल मीडियम से हीट का ट्रांसफर होता है, तो ऐसे ट्रांसफर को हम लोग बोलते हैं हीटिंग बाय कंडक्शन। कंडक्शन से हो रहा है ये। और जब बिना मीडियम का ये कहानी होता है तो इसको क्या बोलते हैं, हीटिंग बाय रेडिएशन। इसमें हम लोगों को दो तरह का मेथड पढ़ना है। दो तरह के मेथड में जो पहला मेथड है वो क्या है, हीट ट्रांसफर बाय कंडक्शन। कंडक्शन से कैसे हीट का ट्रांसफर होगा, मीडियम रिक्वायर्ड होगी, जैसे रॉड में हीट का ट्रांसफर होगा, इस कमरे से उस कमरे में हीट का ट्रांसफर होगा। ऐसे सोचो, ये इस तरीके से आप सोचिए कि अगर हीट ना करे तो क्या हीट का ट्रांसफर होगा,
जैसे मान लीजिए अभी नॉर्मल टेम्परेचर है यहाँ का, मान लो कितना 20 डिग्री सेल्सियस, बगल वाले रूम का भी टेम्परेचर है कितना 20 डिग्री सेल्सियस। हम बीच में दरवाजा खोल दें, क्या कोई हीट का ट्रांसफर एक जगह से दूसरे जगह होगा? नहीं होगा। हम क्या किए, इस रूम में एसी लगा के उसका टेम्परेचर हम कर दिए कितना 16 डिग्री सेल्सियस। बगल वाले रूम में बहुत ज़्यादा गर्मी 50 डिग्री सेल्सियस। अब क्या करेंगे, गेट खोलेंगे, इसका टेम्परेचर कम है, बगल वाले का टेम्परेचर क्या है, बगल वाले की काइनेटिक एनर्जी क्या है, चट 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 क्या होगा, हीट का ट्रांसफर ना शुरू करेगा। नतीजा क्या होगा कि यहाँ का टेम्परेचर बढ़ जाएगा और वहाँ का टेम्परेचर क्या हो जाएगा, कब तक, जब तक दोनों इक्विलिब्रियम ना हो जाए। बीच में मटेरियल मीडियम है हीट को कैरी करने के लिए, क्या, एयर पार्टिकल, डस्ट पार्टिकल, जो भी है वो सब क्या है, मटेरियल मीडियम ही है। क्या कर रहा है, हीट को कैरी कर रहा है हायर टेम्परेचर से किधर, लोअर टेम्परेचर। बातें समझ में आ रही है कि नहीं? तो इस तरीके से हीट का ट्रांसफर मटेरियल मीडियम से होता है, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, हीट ट्रांसफर बाय कंडक्शन। और एक दूसरा मीडियम है क्या, हीट ट्रांसफर बाय रेडिएशन। हीट ट्रांसफर बाय रेडिएशन। रेडिएशन में कैसे, वेव के रूप में क्या होगा कि हीट का ट्रांसफर एक जगह से दूसरे जगह होगा बिना किसी मटेरियल मीडियम के। जैसे कैसे, सन से हीट हम तक पहुंच, जहाँ तक एटमॉस्फेयर है वहां तक तो ठीक है, मीडियम है। और जगह ऐसा भी तो है जहां पर कुछ मीडियम नहीं है, वैक्यूम है, वहां से कैसे फिर हीट हम तक पहुंचती है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के रूप में। और हीट ट्रांसफर के उस मेथड को हम लोग क्या बोलते हैं, हीट ट्रांसफर बाय रेडिएशन। ये टर्म जो है कंडक्शन, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके लिए। यहाँ से बहुत सारे मैथमेटिकल टर्म बनेंगे, बहुत सारे कॉन्सेप्ट बनेंगे जो आपको सीखने हैं। बातें समझ में आ रही है? और दूसरा जो टर्म है ये हीट ट्रांसफर बाय रेडिएशन, बहुत सवाल नहीं बनता है, लेकिन ये सुनना, ये कहानी सुनना बहुत ही इंटरेस्टिंग होता है। बातें समझ में आ रही है? यहाँ से आपको मैं बहुत सारी बातें बताऊंगा। आप लोग ब्लैक बॉडी का नाम सुने होगा, वो सारी चीज़ों पर हम लोग क्या करेंगे, डिस्कशन करेंगे हीट ट्रांसफर बाय रेडिएशन। बातें समझ में आ रही है? आपको बचपन में पढ़ाया जाता है क्या, गर्मी के दिनों में लाइट कलर का कपड़ा पहनना चाहिए, ज़्यादा लाइट को क्या करता है, रिफ्लेक्ट करता है, और कम लाइट को क्या करता है, एब्जॉर्ब करता है। ठंडा के दिनों में क्या करना चाहिए, डार्क कपड़े पहनने चाहिए। क्यों? क्योंकि अधिक लाइट को क्या करता है, एब्जॉर्ब करता है, और कम को क्या करता है, रिफ्लेक्ट करता है। ना कोई एब्जॉर्ब कर रहा है, एब्जॉर्प्टिव पावर किसका ज़्यादा है, ठीक ना? कितना को ये इमिट कर रहा है, इमिसिव पावर किसका ज़्यादा है। इन सारे चीज़ों पर हम लोग डिस्कशन धीरे धीरे आगे बढ़ाएंगे। फिलहाल ये एक बहुत ही सुंदर टॉपिक है, हीट ट्रांसफर बाय कंडक्शन, जिस पर हम लोग अगले दिन से डिस्कशन करेंगे। आप लोग इतना पढ़ लीजिएगा। मैं उम्मीद करूँ कि आज का हीट ट्रांसफर का ये इंट्रोडक्शन आपको अच्छे से फील, एक्चुअल मैकेनिज्म होता क्या है किसी भी कंडक्टर के अंदर में, हीट एक जगह से दूसरे जगह तक ट्रांसफर होता है। बातें समझ में आ रही है? काफ़ी आज के लिए, चलिए।